क्या कोई मादा ये भी चाहती है कि मैं निषेचित ना हूं, तो कैसे हो सकता है? या कोई पुरुष कैसे किसी को निषेचित कर सकता है? महिलाओं को। और क्या इसमें जो निषेचन की कुछ दवाइयां ली जाती है जो निषेचित ना होने के लिए, क्या सेहत के लिए हानिकारक है, फायदेमंद है? सारा आपको वीडियो में क्लियर कराया जाएगा। तो देखिए, जो मानव में प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो 3 चरणों में होती है। एक होता है युग्मनज, युग्मनज जनन। युग्मनज का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 को भाग लेते हैं, नर और मादा। नर और मादा का मतलब नर जिसकी अवस्था 13 साल से ऊपर होना चाहिए, 13 से कम नहीं, 13 से ऊपर होना चाहिए, और लड़की 13 से भी ऊपर का होना चाहिए। 13 साल से ऊपर होगा तो नर में वृषण होता है, और वृषण में बनते शुक्राणु 13 साल से ऊपर वाले में, 13 साल से नीचे वाले में नहीं। और मादा में भी 13 साल से ऊपर वाले में अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। तो यही दोनों एलिजिबल है, माने योग्यता रखते हैं कि मानव प्रजनन में भाग ले सकते हैं। अगर जिनकी मानव प्रजनन में एज नहीं बना तो नहीं ले सकते हैं। माने मानव प्रजनन में भाग लेने के लिए 13 साल से ऊपर का एज होना चाहिए, लड़का और लड़की दोनों का। तो लड़का जब 13 साल के बाद होता है तो उसमें वृषण होता है, और वृषण में शुक्राणु बनते हैं, और मादा में अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं। तो जो ये होता है शुक्राणु, तो शुक्राणुओं की कुल संख्या यानी क्रोमोसोम की कुल संख्या 23 जोड़ा होता है लड़का में, और लड़की में भी 23 जोड़ा होता है। तो लड़की में कुल XX नाम का क्रोमोसोम पाया जाता है, और लड़का में XX रहता है 22 जोड़ा, और एक जोड़ा में रहता है XY। यही जो होता है ऑटोसोम कहलाता है। यही जो क्रोमोसोम होता है लड़का और लड़की निर्धारित करता है। लड़का होगा कि लड़की होगा ये कौन तय करेगा? लड़की नहीं तय करेगा, ये लड़का तय करके बताएगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा। तो ये भी नहीं है कि उसमें चुन लीजिए कि आधी है, लहसुन है, प्याज है, अलग अलग करके रख लीजिए। ये शुक्राणु है, शुक्राणु में मतलब X और Y को चुनना इतना ईजी नहीं है। वैज्ञानिक तौर से निकाला जा सकता है, लेकिन आम आदमी इसको नहीं निकाल सकता है। तब क्या होता है कि दोनों मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी वृषण और अंडाशय। जो वृषण से निकला शुक्राणु और अंडाशय से निकला अंडाणु, जब ये दोनों मिल जाता है, मैचिंग करता है, तो निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो निषेचन की क्रिया में भाग ले सकते हैं 13 साल से ऊपर वाले, 13 साल से कम वाले निषेचन की क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, और 45 साल के बाद वाले भी निषेचन की क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। कि भाग लेंगे लेकिन निषेचित नहीं होंगे। निषेचित का नहीं होंगे कहा कि उनमें अंडाणु ही नहीं बनेगा, ना उनमें शुक्राणु बनेगा, और अंडाणु और शुक्राणु का होना जरूरत है। अब दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो हो भी नहीं करेगा। तो निषेचित हो सकते हैं 13 साल से बाद और 45 साल से पहले, यानी 45 साल के बीच में। कौन? नर और मादा दोनों का आना जरूरत है, एक रहेगा तो नहीं होगा, तो निषेचित हो गया। अभी निषेचित होता कहाँ? तो अंडवाहिनी में निषेचित हो जाता है। अंडवाहिनी में जो शुक्राणु होता है और अंडाणु होता है निषेचित होता है, यानी फेलोपियन ट्यूब में निषेचित हो गया। अब निषेचित होने के बाद कुछ समय के बाद जो 6 से 7 सप्ताह का समय होता है, इसमें जो भ्रूणीय विकास का आरंभ होता है। अब जैसे निषेचित हो गया तो 1 महीना के बाद क्या होता है कि उस महिला में MC जो होता है यानी मासिक पीरियड होता है, वो मासिक पीरियड नहीं आता है। मासिक पीरियड नहीं आया मतलब अंडाणु निषेचित है, और मासिक चक्र आ गया मतलब अंडाणु निषेचित नहीं है। मतलब अंडाणु निषेचित नहीं है, मतलब निषेचन की क्रिया नहीं हुई। निषेचन की क्रिया कब नहीं होती है? या तो अंडाणु के पास स्पर्म नहीं जाता, या स्पर्म के पास अंडाणु नहीं जाता। इनमें से दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो निषेचन होगा नहीं। तो निषेचन के लिए दोनों का होना जरूरत है। अब निषेचित नहीं हुआ तो मासिक धर्म के सहारे बाहर आ जाता है, जो 28 दिनों का चक्र चलता है। 28 दिनों में क्या होता है? बाहर आ जाता है। यही अंडाणु जो खराब होते हैं तो रक्त के जैसा यानी ब्लड के जैसा बाहर आ जाते हैं, जो 3 से 5 दिनों के बीच में क्लियर रूप से साफ हो जाते हैं, और फिर से अंडाणु बनने के लिए शुरुआत हो जाती है। अंडाणु महिलाओं में 2 को पाया जाता है, एक दाहिने साइड है, वो बायां साइड। तो ये साइड इस बार खराब हुआ तो ये साइड भी बनने लगता है, और ये साइड खराब होता है तो फिर ये साइड से बनने लगता है। ऐसा ही होता है। तो वो वाला आता है निषेचन के लिए, यही अंडाणु बाहर निकलता है तो निषेचन होता है। अब निषेचन के बाद जब निषेचित हो गया, मान लीजिए कि निषेचित हो गया, तो भ्रूणीय विकास शुरू होता है। जो शुरुआत में जो नेटा होता है उसी अवस्था में रहता है, यानी 6 से 7 अवस्था जो सप्ताह होता है उसमें क्या होता है, जो अंडाणु स्पर्म मिला है, जो ब्लड है ना वो जमा हो जाएगा, धक्का बन जाएगा। यही में कहा था कि प्रेगनेंसी 1 महीना का है और कोठा उठा पे चढ़ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अंडाणु को बाहर खींच लेता है। तो क्या होता है? प्रेगनेंसी टिक नहीं पाता, प्रेगनेंसी बाहर आ जाता है। तो प्रेगनेंसी बाहर नहीं आई, इसलिए आप क्या करेंगे? ना आप ज्यादा छत्ता पे चढ़ेंगे, ना कोई भारी वस्तु उठाएंगे। भारी वस्तु भी उठाएंगे ना तो जो आपका अंडाणु जो निषेचित हुआ है बाहर आ जाएगा, और या तो छत्ता पे बार बार चढ़ेंगे तो ग्रेविटी के कारण आपका अंडाणु बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों अवस्थाओं में आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। तो गर्भ को आपको ठहराना है, आप चाहते हैं कि मेरे संतान हो, बाल बच्चे हो, तो आपको गर्भ के ठहराने के लिए ना भारी वजन उठाना, ना बार बार छत्ता पे जाना है। खास करके शुरुआती महीना में जब आप प्रेगनेंसी के लिए अप्रूवल होते मैंने स्टार्टिंग होता है, तो ये भ्रूणीय आप जब आप प्रेगनेंसी ठहर जाता है 1 महीना के बाद दूसरा महीना हो जाता है, तो दूसरे महीना में पूरा पता चल जाता है, तो सेकंड मंथ होता है। सेकंड मंथ के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे 10
जो सप्ताह होता है 10 ये सप्ताह का सत्यायनी हो गया टोटल 2 मंथ। जैसे अभी मैंने बताया 2 मंथ, तो 2 मंथ में उसको हम क्या कहेंगे, इम्ब्रू कहेंगे। जो दोनों का जो मिल गया ब्रेसन और जो अंडाणु वाला जो दोनों मिला इसे इम्ब्रू बोलते हैं, यानी भ्रूण बोलते हैं। ये दोनों को बोलते हैं भ्रूण। अब माँ के जब तक पेट में है तब तक इम्ब्रो ही कहलाएगा। माँ के पेट में रहने वाले को इम्ब्रो बोलते हैं, जो 10 सप्ताह के बाद आता है। अब 10 सप्ताह के बाद चलिए अब 2 मंथ से पार करिए, 3 मंथ्स में आइए। तो 3 मंथ्स जब जैसे स्टार्ट होने लगता है तो हाथ पैर और श्वसन तंत्र ये सब बनना शुरू होता है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, तो ये सब मांसल रचना, ये सब मेसोडर्म है। मेसोडर्म का मतलब अंदरभाग होता है, बीच में होता है। ये सब कहाँ होता है, बीच में। तो हाथ पैर जो होता है मतलब तीसरे महीना में स्टार्टिंग होता है, माने कि तीसरे महीना से माँ के जो उदर होता है उसमें वो बाहर आने लगता है, जो पेट होता है धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो ये सब मांसल है, उस समय उतना बाहर नहीं आता है, 3 मंथ में 4 मंथ में उतना बाहर नहीं आता है। जब तीसरा महीना के बाद का समझ लीजिए, तीसरा महीना में जब होता है तो कंकाल बनना शुरू होता है, जो स्केटरल होता है बनना शुरू करता है। स्केटलर जो शरीर के अंदर में पाया जाता है, हड्डी होता है ना, वही संरचना देता है, शरीर का एक नियमित आकार बनाता है। दाएं बाएं जो आप घूमते हैं, पैर हिलाते हैं, तो ये सब का संरचना कौन बनाता है, कंकाल। कंकाल ही ना रहे तो फिर मांसपेशियां चढ़ेगा किस पे, तो मांसपेशियां चढ़ता है यही कंकाल पे। ये कंकाल बनता है, कंकाल पे ये मांसपेशियां के चिपक जाती है, ठीक है ना। अब चौथे महीने में कहता है कि बच्चा का सिर बन जाता है। सिर और शरीर पे जो रोया होता है यानी बाल होता है, सर पे जो बाल होता है, चौथा महीना में आ जाता है। अब चौथे महीना होता है तो माँ का जो पेट है उभरा ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है चौथे महीना में। यानी चौथे महीने से तो ऑटोमेटिक देख के ही पता चल जाता है कि महिला गर्भवती है। और फर्स्ट और सेकंड महीना में देखने पे कुछ नहीं पता चलता है। क्यों नहीं देखने पे पता चलता है, ताकि फर्स्ट महीना में क्या होता है, सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग करता है, रुकता है। और सेकंड महीना में क्या होता है कि ज्यादा विकास नहीं होता है, सिर्फ ये सब का संरचना शुरू ही होता है। और तीसरे महीना में कंकाल तंत्र शुरुआत होता है, तो माँ का जो उदर होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चौथे महीना में सिर आ गया, उस पे बाल आ गया। 5वें महीना होता है तो आहार नाल बनना शुरू होता है और हड्डी में हड्डी दोनों जुड़ना शुरू होता है। जो बच्चा का हड्डी होता है छोटा छोटा, तो छोटा हड्डी और छोटा हड्डी एक दूसरे में ज्वाइंट होने लगते हैं, माने अस्थि मंजा का निर्माण होने लगता है, अस्थि के में जुड़ाव होने लगता है। और 6वें महीना में एक जो छोटा सा बच्चा बन के तैयार होता है। छोटा सा बच्चा, अब माँ के पेट में तो बच्चा नहीं है, अभी भी भ्रूण ही है, लेकिन 6 महीना में पूरा तरीका से सब जुड़ जाता है। और 7वें महीना में देखिएगा तो दिल धड़कने लगता है, श्वसन क्रिया ये सब सारे बच्चे में होने लगते हैं। लेकिन यह अब बात सबसे बड़ा ये कि बच्चे में पोषण देता कौन है। बच्चे में पोषण देने के लिए जरायु एमियान रहता है। जरायु एमियान यानी प्लेटलेटा के नाम सुने, प्लेटलेटा नहीं, प्लेटलेटा में ही बच्चा गर्भ में बंद रहता है। भैंस में उसके जब बच्चा दिखेगा तो उसके लिए एक प्लेटलेटा यानी झिल्ली टाइप का इतना गोरा है, यही में बचवा रहता है, इसी को बोलते हैं प्लेटलेटा। तो ये प्लेटलेटा में ही बच्चा का रहता है, मनुष्य का भी बच्चा प्लेटलेटा में बंद रहता है, जो पोषण देता है। नाभि जो नाड़ी रहता है इससे जुड़ा रहता है प्लेटलेटा, तो प्लेटलेटा में पोषण आता है। 8वें महीना में बसा का जमाव होता है। बच्चा जो गोरा होगा, काला होगा, बजनी होगा कि बजनी नहीं होगा, स्वस्थ होगा या बीमार होगा, तो 8वां महीना में पूरा बासा का काम रहता है। बासा क्या है, शरीर में पूरा तरीका से पोषण जमा कर देता है, पूरा बासा ही पोषण जमा करता है। लंबे समय तक आपको पोषण को रखना है यानी ऊर्जा को रखना है तो बासा खाना पड़ेगा। और 9 महीना में बच्चा डिलीवर के लिए तैयार रहता है, यानी 9 महीने 280 दिन लास्टली होता है। मतलब ऐसे 290 दिन का माना जाता है, बट 280 दिन में ही मादा जो मानव होता है उसका जीवन काल में जो बच्चे होते हैं डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, ये नॉर्मली। लेकिन डिलीवरी जो होता है नॉर्मली उसी को हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान में लगातार काम करते रहे, जिनमें लगातार काम करने की योग्यता थी यानी क्षमता बनाए रखे, उनमें क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होता है। लेकिन जिनमें ऐसा नहीं था तो क्या हुआ कि उनमें नहीं रहने के कारण जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो योनि को चौड़ा करता है और ग्रीवा को फैलाता है, और ग्रीवा को फैलाता है तो बच्चा डिलीवर आसानी से आ जाता है, मार्ग बढ़ जाता है तो आसानी से आ जाता है। लेकिन वही में जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो काम नहीं करने वाले हैं तो उसमें हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से ये बनता नहीं, तो बनता नहीं तो पेट चिड़वा के बच्चा को निकालना पड़ता है। क्यों, ताकि रिलैक्सिन हार्मोन बना नहीं। तो आप जब भी प्रेगनेंसी के दौरान रहे तो आपको काम लगातार करते रहना है, ताकि आपको काम करते रहने से क्या होगा कि रिलैक्सिन हार्मोन आपके शरीर में बनेगा तो बच्चा नॉर्मल होगा। अगर आप नहीं बनेगा तो फिर वही समस्या होगी। डॉक्टर कई बार सजेशन देता है कि प्रेगनेंसी के दौरान काम कीजिए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा शौकीन होता है ना तो काम ही नहीं करता, बैठल है, अब बैठल है मर्दाना से मांग के खा रहा है मुंह में, तो ये भी खाइबो नहीं करता अपने से। तो ये सब बड़ा बीमारी है सीबीएसई वाला में। जबकि बिहार वाला में देखते हैं तो नॉर्मल यहाँ डिलीवरी होने के 9वां महीना रहता है तो 9 महीना तक काम कर जाता है। ये डिलीवरी के जब रात होता है उस रात में हॉस्पिटल में जाता है, उसके बाद फिर 21 दिन के बाद फिर से काम शुरू कर देता। तो ये सब काम बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इनका बच्चा भी स्वस्थ और हेल्दी रहता है, ठीक है। अब इसके बाद की बात जो हमें अभी बताया कि कुछ लोग का मानना होता है कि हम निषेचित ना रहे, मतलब हमको निषेचन नहीं करना है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत सारे ऐसे अभी का जो समय है बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, पहले शादी के पहले डेटिंग बेटिंग बहुत सारे होता है। तो कुछ लोग का ऐसा मानना है, जैसे 10% है ऐसे हैं जिनको मानना है हम निषेचित ना हो। तो निषेचित नहीं होने के लिए प्रीनियम जेल है, नीम 76 है, मालाडी सहेलिया, ये सब क्या, ये सब जो है
प्रोजेस्टेरोन और एजोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो इस पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एफएसएच नाम और एलएच नाम हार्मोन, इन दोनों को खराब कर देता है। खराब कर देता है मतलब जो आपका जो प्रोजेस्टेरोन से जो निकला, प्रोजेस्टेरोन किस में पाया जाता है? पुरुष में, जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है यानी शुक्राणु का, और ये जो एस्ट्रोजन है महिलाओं में निकलता है, जो उत्तेजना उत्पन्न करता है, ये सब के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों को बंद कर देता है। बंद कर देता है तो इसमें निषेचन नहीं होगा, आपका जो शुक्राणु है उसको मार देता है। प्रीनियम जेल या नीम 76, ये सब अलग अलग दवाई है। प्रीनियम जेल एक अलग सा है, ये योनि पे लगा लिया जाता है, क्रीम होता है जैसे आप बॉडी पे लगाते हैं, उसी तरीके से योनि में आपको घास लेना। तो इसके बाद क्या होगा, जो शुक्राणु निकलने वाला शुक्राणु को नष्ट कर देगा। या नीम 76 या मालाडी या सहेली, ये सब क्या होता है, नियमित खाने से क्या होता है, मतलब सप्ताह में सहेली एक बार लिया जाता है, लेकिन ये सब खत्म कर देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खराब चीज क्या है कि आपके शरीर को पूरा मोटा कर देगा, शरीर मोटा कर देगा, आप चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएंगे। और जो बीच बीच में है आपका एमसी जो होता है ना, बीच बीच में ही आ जाएगा। मतलब महीना में जैसे होता है 28 दिन पुण्य के बाद, लेकिन बीच बीच में ब्लड का क्लॉट कर देता है। तो ये बड़का इसका डिमेरिएशन है, इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप निषेचित ही ना हो, आपको लगता है निषेचित ना हो, तो सीधा एक ही उपाय है कि आप संबंध से दूर रहें। अब जैसे संबंध से दूर रहेंगे, अब निषेचित होंगे नहीं, तो निषेचित नहीं होने के लिए सिंपल सा चीज है कि आप संबंध से दूर रखिए। अगर आप ये सब का इस्तेमाल करिएगा तो इसका बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी आता है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है, बीमारी का ज्यादा दिक्कत होता है, हार्मोन्स को डिबैलेंस कर देता है। डिबैलेंस का मतलब हार्मोन्स आपके संतुलन में नहीं रहेगा। अब संतुलन में आपके हार्मोन्स नहीं है तो बीमारी जो होने का जो चांस है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसी का दिक्कत होता है कि कई बार जो होता है ये सब का यूज कर लिए, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद प्लानिंग आता है कि नहीं हमको बाल बच्चा रखना है। अब बाल बच्चा रखना है तो फिर क्या होता है कि बाल बच्चा के लिए गर्भ ठहरता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ने कुछ ऐसा गलती की जिससे जो ये होता है भ्रूणीय विकास होता है, ये निषेचन के लिए जो अप्रूवलमेंट होता है उसको खराब कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि निषेचन से पहले ही हम लोग शुक्राणु और अंडाशय को मार चुके हैं। अंडाशय तो अंदरवा होता है, लेकिन शुक्राणु जो होता है बाहर से जाता है, बाहर से यानी मेल से जाता है, तो उसको ऑलरेडी मार चुके हैं। अब मारते मारते क्या होता है, ऑटोमेटिक वहां से कुछ कह सकते हैं हार्मोन्स में बहुत ही ज्यादा डिवेलेंस हो जाता है, जिसके कारण फिर हम चाहते हैं कि माँ बने, निषेचन करे, तो फिर निषेचन नहीं ठहर पाता है। तो निषेचन नहीं ठहर पाता, आप कितना भी डॉक्टर के दिखा लीजिए फिर नहीं हो पाता, तो फिर बांझ रह जाता है। तो बांझ का मतलब क्या है कि बांझ का मतलब है कि उसमें अंडाणु नहीं भर रहा है, एमसी नहीं आता है। जी बिल्कुल आता है, एमसी भी आता है, लेकिन एजेस्ट्रॉन नाम का जो हार्मोन होता है, जो एफएस नाम का हार्मोन होता है, वो धीरे धीरे उसमें समाप्त हो जाता है। पहले ही बताएं कि एफएस नाम का हार्मोन ये तीनों को समाप्त कर देता है। ये तीनों जो दवाई है, चाहे प्रीनियम जेल, नीम 76 या मालाडी, अगर ये खाएगा तो एफएस नाम का हार्मोन आपके शरीर से खत्म कर देगा। और एफएस नाम आपके शरीर से खत्म कर दिया तो समझ जाइए क्या होगा, क्या फिर मां नहीं बन पाएंगे। फिर भविष्य में हो सकता है आपके लिए जो एफएस नाम हार्मोन है पूरा खत्म कर दे, तो आप माँ के बनबे नहीं करिए। आप 50 मर्दाना से ब्याह कर लीजिए, चाहे 50 औरत से आप भी विवाह कर लीजिए, आप में भी अगर एलिस नाम हार्मोन खत्म हो जाएगा, एफएस नाम हार्मोन खत्म हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाएगा, फिर आप भी किसी से शादी ब्याह करिएगा तो आपको भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो संतान की प्राप्ति के लिए ये चीज को अपनाना चाहिए। तो अभी आप लोगों को बताए 10 चीज कि महीना जो होता है बच्चे के लिए 9 महीना, तो 9 महीने में डेवलप कैसे करता है, बच्चा का विकास कैसे हुआ। तो पहले का सप्ताह में आपको जेली के रूप में रहता है, जैसे आप क्रीम वगैरह लगाते हैं उसी जेली के रूप में लगा रहता है। और जो जैसे सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, थर्ड मंथ, तो वहां से हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरॉन सिस्टम है, जो ब्रेन, यही से शुरू होता है सेकंड से थर्ड मंथ में। और जब तीसरा महीना घुसता है तो कंकाल तंत्र, चौथे महीना में सिर और शरीर पे रोया, 5वें महीना में आहार नाल बन जाता है, 6ठे महीना में छोटा शिशु का रूप हो जाता है, 7वां महीना में उसारा करने लगता है, लात वगैरह मारने लगता है। अब बाइक कई बार देखे सीबीएसई वगैरह के ऐसे मतलब का पेट तरह से लगा के काम सुनता है, धक 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 धक, ऐसे तो स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं। तो ये सब सुनते हैं ताकि जो 7वां महीना में होता है बच्चा का पूरा पूरा विकास हो जाता है 7वां महीना में। 8वां महीना में क्या होता है, सिर्फ बसा का जमाव होता है, और 9वें महीने में बच्चा डिलीवर हो जाता है। और जखनी डिलीवर होता है तो डिलीवर से पहले देखिएगा एक थैली रहेगा, तो थैली जो जरायु एमियान का रहता है, यानी अपरा बोलते हैं, प्लेटलेस रहता है। वो प्लेटलेस क्या करता है कि बच्चा को पूरी तरीका से पोषण देता है, ये प्लेटलेस होता है। और इसमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा रहता है और उसका नाभि इससे जुड़ा रहता है जो बच्चों को पोषण देता है। ठीक है, तो मैंने 3 तरीका से बताया कि नर में युग्मनज होता है, ब्रीसन जो बनाता है शुक्राणु, मादा में अंडाशय होता है जो अंडाणु बनाता है। जो लड़का होता है 23 जोड़े के होते हैं क्रोमोसोम, एक जोड़ा अलग होता है एक्स और वाई, जिसको ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। और महिलाओं में एक्स रहता है। लेकिन जब बच्चा में जब भाग लेता है तो पूरा नहीं लेगा, इसका भी 23 जोड़ा आ जाएगा और इसका भी 23 जोड़ा आ जाएगा। 23 जोड़ा आ जाएगा तो बच्चा हैवान हो जाएगा। तो 23 जोड़ा नहीं रहेगा, इसका भी आधा रहेगा और इसका भी आधा रहेगा। इसका कितना रहेगा, तो इसका 23 गो आएगा और इसका 23 गो आएगा। तो 23 को जब मिलाया जाएगा तो टोटल 46 क्रोमोसोम, और यही 46 को रहेगा।
तो एक जो बच्चा का जन्म होगा उस समन्वय बच्चा का होगा, ये नॉर्मल बच्चा का होगा। लेकिन इसी में किसी का गड़बड़ी हो जाता है, घट बैठ गया, तो बच्चा भी या तो हैवान हो जाएगा या तो कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी, बच्चा कम विकसित होगा, तो ये होता है। तो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, डिपेंड ओनली फॉर किस पे करता है, ओनली फॉर मेल्स पे डिपेंड करता है। लड़का होगा तो मेल पे, लड़की होगा तो मेल पे, दोनों का जो साइकोलॉजी जाता है मेल पे, ताकि लड़का में ही एक्स और वाई नाम का जो ऑटोसोम पाया जाता है, जो एक्स ऑटोसोम जो होता है लड़की की एक्स ऑटोसोम से मिलकर लड़की का उत्पत्ति करता है, और लड़की का जो एक्स रहता है और लड़का का एक्स वाई ऑटोसोम मिलकर लड़का की उत्पत्ति करता है। तो लड़की और लड़का का जो क्रेडिट जाता है किस पे, ओनली फॉर लड़का पे। एक बार का हुआ कि एक जो लड़का था ब्याह किया था नया, तो उसका 3-4 साल से 5 साल 6 साल ऐसा हो गया। 6-7 साल के बाद उसका मतलब आया नए मतलब मायके से उसकी पत्नी, तो संबंध वगैरह हुआ कुछ समय के बाद। उसके बाद उसके जब बच्चे होने लगे तो लाइन लग गया, 6 बेटी लगातार हुआ। अब 6 बेटी हुआ तो उसको बड़ा डिमेरिएशन लग रहा था कि कहीं ना कहीं उल्टिया में दिक्कत है, तो उसने बहुत ज्यादा उल्टिया को मारा पीटा बहुत ज्यादा, फिर भगा भी दिया कि खाली इसको बेटी होता है, खराब जन्नी है, ठीक है ना, मतलब खराब जन्नी है। तो खराब जन्निया नहीं था, जनिया नहीं, मर्दनवा में खराबी था, कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत था कि इसको नहीं हो रहा था। कहा कि लड़की हो रहा है तो जनिया में कुछ नहीं, जनिया में तो सिंपल सी है फंडा, इसमें एक एक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसका सिर्फ अंडाणु निकलता है, आपका ही जो निकलता है शुक्राणु यही भाग ले सकता है। तो दिक्कत किसको था, लड़कवा के था, यानी लड़कवा को मारा जाना चाहिए था, लेकिन लड़कवा इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आज भी समाज में ये चीज होता है, लड़का या लड़की तो सीधा लड़की को धुतकारा जाता है, तो ये गलत चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज पे अगर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तो बताया कि प्रीमियम जेनियम क्षेत्र ये सब कभी जीवन में यूज नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए मतलब फायदेमंद नहीं, बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, लाइफ में आपको बांझपन का भी शिकार बना सकता है। बाकी इस वीडियो में समझ गए, अगर अगला कोई कंफ्यूजन रहेगा क्वेश्चन पूछेगा बताएंगे अगले वीडियो में।